हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि ओडिशा में सेमेस्टर नंबर 2 में आता है। हम उसी के हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी कॉस्ट अकाउंटिंग जरूर बीकॉम के सिलेबस में है, और हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो सेम ही है। तो चाहे तुम कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, तुम आराम से यहाँ पे पढ़ाई अपना स्टार्ट कर सकते हो। पिछले वीडियो के अंदर हम देखे थे कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और क्या क्या स्कोप होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। आज के क्लास के अंदर हम कॉस्ट अकाउंटिंग को थोड़ा और डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे, और आज हम देखेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों किया जा रहा है, क्या एम है कॉस्ट अकाउंटिंग करने का, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लिमिटेशंस है कॉस्ट अकाउंटिंग के, ये सब कुछ आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, द फर्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स मतलब जैसे कि हम जानते हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एम्स, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों किया जा रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है कॉस्ट अकाउंटिंग करने का। ठीक है, तो सबसे पहला है एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो जो पहला रिक्वायरमेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमको हेल्प करता है कॉस्ट कैलकुलेट करने में। बहुत सारा कॉस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, अदर एक्सपेंसेस है, और कॉस्ट को कैलकुलेट करना और उसको एलोकेट करना बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट यूनिट्स, हम कैसे कॉस्ट को डिवाइड करेंगे, ये सब हमको कॉस्ट अकाउंटिंग से हेल्प मिलता है। आज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपोज 10,000 का खर्चा हुआ, रेंट खर्चा हुआ सपोज 10,000, सपोज देयर इज अ फैक्ट्री, और फैक्ट्री का जो रेंट है वो 10,000 है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमको हेल्प करता है कि इस 10,000 रुपए को हम कैसे डिवाइड करेंगे बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, या फिर बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बिटवीन डिफरेंट सर्विसेज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखना, सबसे पहला है एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज एक्युमुलेशन एंड एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को कैलकुलेट करना। कॉस्ट आर एक्युमुलेटेड, असाइन एंड असर्टेन फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो हर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो चीज जिसके हिसाब से हम कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। जैसे 10,000 रुपए खर्चा हुआ और 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ, तो ये एक यूनिट का कितना रुपए हुआ, 1 रुपीज। तो हम 10,000 रुपए को डिवाइड किए पर यूनिट के हिसाब से। ऐसे ही कभी वो डिवाइड हो सकता है पर स्क्वायर फुट के हिसाब से, कभी वो डिवाइड हो सकता है पर डिपार्टमेंट के हिसाब से, पर आवर्स के हिसाब से। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है कुछ भी हो सकता है, यूनिट्स या फिर तुम्हारा जॉब या फिर प्रोसेस, डिपार्टमेंट, कुछ भी हो सकता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसके बेसिस पे कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है। आज जितना भी कॉमन खर्चा हो रहा है उसको डिवाइड करना बिटवीन डिफरेंट थिंग्स लाइक डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट सर्विसेज, किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे उस बेसिस को बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस कॉस्ट ऑब्जेक्ट में बी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट यूनिट भी हो सकता है, मतलब हम कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं यूनिट के हिसाब से, हम कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं जॉब के हिसाब से, ऑपरेशंस के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से, या सर्विसेज के हिसाब से। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमको हेल्प करता है सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में, क्योंकि सेलिंग प्राइस डिसाइड करने से पहले हमको कितना रुपए खर्चा हुआ पता होना चाहिए। आज मैं अगर सोच रहा हूं कि एक ये सपोज इस पेन को मैं 100 रुपए में बेचूंगा, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए
कि ये कितना रुपए में प्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि कितना रुपए में प्रोड्यूस हुआ था तो मैं उसका सेलिंग प्राइस डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्योंकि कॉस्ट डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, इसी वजह से सेलिंग प्राइस हम डिसाइड कर पाते हैं, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी पता चलता है। क्लियर है? जैसे 80 रुपए में सपोज बनता है ये पेन, तो मैं उसको 80 से ज्यादा में ही बेचूंगा ऑब्वियसली। तो मैं सपोज 100 में बेचता हूं, तो 100 रुपए का सेलिंग प्राइस मैं डिसाइड कर पाया ओनली आफ्टर नोइंग द कॉस्ट। और अगर 100 में बेचता हूं तो कितने का प्रॉफिटेबिलिटी बैठेगा? 20 रुपीज का। क्लियर है? ये देखना, द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड दस प्रॉफिटेबिलिटी। तो सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी पता चलता है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर प्राइस फिक्सेशन, प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है, एंड रेट नेगोशिएशन। रेट नेगोशिएशन क्या होता है समझाता हूं। जैसे आज हमको अगर पता ही नहीं होगा कि एक चीज का कॉस्ट कितना है, तो हम नेगोशिएशंस जो होता है, बार्गेनिंग्स जो होता है, वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर हमको पता होगा कि एक चीज का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो हम ज्यादा बेहतर नेगोशिएशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में, प्राइस फिक्स करने में, रेट नेगोशिएशंस करने में, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, कॉस्ट कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है रोकना। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे अननेसेसरी कॉस्ट होते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है कॉस्ट कंट्रोल में। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब हुआ जो फिजूल का खर्चा हो रहा है, जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, वो पता लगाने में कि कितना खर्चा एक्स्ट्रा हुआ, क्यों हुआ, पता लगाते हैं और उसको रोकने का कोशिश करते हैं, सो दैट वो जो एक्स्ट्रा खर्चा है फ्यूचर में ना हो। ठीक है? तो कंट्रोल का मतलब होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना और मेक श्योर करना कि जो बजटेड था उतना एक्चुअल कॉस्ट हुआ या फिर नहीं। और अगर एक्चुअल कॉस्ट जो है बजटेड के हिसाब से नहीं है, तो डेविएशंस फाइंड आउट करना कि क्यों डिफरेंस हुआ, और उस डिफरेंस को ठीक करने का कोशिश करना, सो दैट फ्यूचर में वो डिफरेंसेस फिर से अराइज ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सोचे थे कि एक प्रोडक्ट जो है 100 रुपए पर यूनिट में बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो बना कितना? 110 में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है बजटेड को कंपेयर करने में विद द एक्चुअल, सो दैट पता चलेगा कितना का डेविएशन है, 10 का। और फिर पता लगाते 10 का डेविएशन क्यों आया और उसको ठीक करने का कोशिश करते हैं, सो दैट डेविएशंस फ्यूचर में फिर से ना हो। क्लियर है? ये देखना, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिनली अपना खर्चा कर रहा है, मतलब फालतू में एक्स्ट्रा खर्चा ना करे। Discipline in expenditure. It ensures the expenditure are as per the predetermined set standard. मतलब खर्चा स्टैंडर्ड या बजट के हिसाब से ही हो रहा है। एंड इफ देयर इज एनी वेरिएशन, अगर कोई वेरिएशन आता है तो उसको ठीक करने का कोशिश करता है, सो दैट फ्यूचर में वो चीज रिपीट ना हो। क्लियर है? तो दिस इज अगेन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ a good cost accounting system, that is cost control. Clear? नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कॉस्ट को रिड्यूस करना, कम करना, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट रिडक्शन। देखना, इट मे बी डिफाइंड एज अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन। सच में परमानेंटली कॉस्ट को कम करना in the unit cost of goods manufactured or services rendered without impairing their suitability, मतलब उसका क्वालिटी को खराब नहीं करेंगे,
क्वालिटी वही रहेगा जैसा था, ठीक है। क्वालिटी खराब करके तो कोई भी कॉस्ट को कम कर सकता है, हम क्वालिटी खराब नहीं करेंगे। तो सुइटेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो सुइटेबिलिटी भी हम क्वालिटी ही होता है वैसे, लेकिन सुइटेबिलिटी का मतलब होता है फिटनेस, मतलब कहां पे वो यूज हो पाएगा, और क्वालिटी का मतलब होता है वो क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कोशिश करता है कॉस्ट को रिड्यूस करने का विदाउट डैमेजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्वालिटी को बिना खराब किए। कॉस्ट रिडक्शन इज एन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वेयर कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बिलीव टू हैव अ स्कोप ऑफ फर्दर रिडक्शन। तो कॉस्ट रिडक्शन में हमेशा मैनेजमेंट ये सोचता है कि कॉस्ट को कम किया जा सकता है। नो कॉस्ट इज टर्म्ड एज लोएस्ट एंड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इज एक्सप्लोर्ड, ठीक है। इसका मतलब जितना भी खर्चा हो, जैसे एक प्रोडक्ट को बनाने में सपोज 80 रुपीज लग रहा है, तो हम कभी ये नहीं सोचते कि 80 रुपया से कम तो हो ही नहीं सकता। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि 80 रुपए से कम हो सकता है, हमको फाइंड आउट करना है कैसे होगा। अब सपोज 80 से हम लोग 70 कर दिए खर्चा, अब ये नहीं सोचते कि 70 लोएस्ट है, और कोशिश करते हैं कैसे 70 से भी कम में होगा। तो कोई भी खर्चा को लोएस्ट नहीं मानते, हमेशा एक्सप्लोर करते रहते हैं कि कैसे खर्चा और कम होता जाए। बट खर्चा कम करने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम प्रोडक्ट के क्वालिटी को जो है खराब करेंगे। क्लियर है? तो 70 से अगर 65 भी हो गया तो और कोशिश करते हैं कम करने का, 60 हो गया अभी भी और कोशिश करेंगे, तो ये चलता रहेगा। बट एक चीज जो इंश्योर करना इन सब में, दैट इज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड नॉट बी हैम्पर्ड, ठीक है। लास्ट, असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजंस लेने में, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस, असिस्टिंग मैनेजमेंट in planning, implementing, measuring, controlling and evaluation of various activities। तो मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजंस लेने में by providing informations related to cost, ठीक है। नेक्स्ट, a robust मतलब गुड, अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग। A robust cost and management accounting system provides internal and external information to the industry which will be relevant for decision making। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। किन किन चीजों के रिलेटेड इंफॉर्मेशन? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस। बहुत सारा चीज रिपीट होगा इसमें, ठीक है। सबसे पहला जैसे कॉस्ट कंट्रोल, तो कॉस्ट कंट्रोल तो मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कॉस्ट को कम से कम करते जाना विदाउट इंपेयरिंग द क्वालिटी। क्वालिटी वही रहेगा, ठीक है, क्वालिटी खराब नहीं होगा। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, ensuring efficient resource allocation। ठीक से रिसोर्स को यूज करके कॉस्ट को कम से कम करना विदाउट डैमेजिंग द क्वालिटी। क्लियर है? नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। अभी पढ़ाया मैं तुमको पिछले स्लाइड में डिसीजन मेकिंग, ये वाला, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में भी वही पॉइंट है जो अभी अभी हम लोग पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब होता है इवैल्यूएट करना, कैलकुलेट करना कि कैसा परफॉर्म किए हम लोग। तो एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इवैल्यूएट करता है हमारे परफॉर्मेंस को कि क्या हमारा एक्सपेक्टेड या क्या हमारा स्टैंडर्ड था और एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा रहा, ठीक है। देखना, इट अलाउज बिजनेसेस टू इवैल्यूएट the performance of different departments, product or projects, enabling them to take corrective actions।
तो ये क्या करता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करता है, और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से क्या होता है, हमको पता चलता है कि आज हम कहाँ पे हैं, जिससे हम उसको और बेहतर कर सकते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेके उसको हम ठीक कर सकते हैं, टू इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट, बजटिंग एंड प्लानिंग। बजटिंग मतलब फ्यूचर में कितना खर्चा होगा उसका एस्टिमेट करना और उसके बारे में प्लान्स बनाना, दैट इज कॉल्ड एज बजटिंग एंड प्लानिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एड्स मतलब हेल्प्स। Cost accounting helps in setting realistic budgets and forecast by estimating future cost based on historical data and current trends। ठीक है, तो बजट सेट करने में हेल्प करता है। और बजट कैसे सेट होता है, दो चीजों से, एक फ्यूचर के कॉस्ट को फोरकास्ट करना, किसके बेसिस पे, एक हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे, मतलब पास्ट में कितना खर्चा हुआ था उसके हिसाब से हम एस्टिमेट करते कि फ्यूचर में कितना होगा, प्लस मार्केट में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मतलब जो बचा हुआ स्टॉक है उसको वैल्यू करना। जैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे, बहुत सारे मेथड्स होते हैं वैल्यूएशन के, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, ये सब कुछ हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, तो स्टॉक को करेक्टली वैल्यू करना, ये किसका काम है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं वैल्यूएशन करने के, डिटेल में दिया हमारे सिलेबस में, आगे चल के पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, कंप्लायंस। इट एंश्योर्स कंप्लायंस विद फाइनेंशियल रेगुलेशंस। गवर्नमेंट का भी बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस है कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है ये हेल्प करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को, और प्रॉपर रिपोर्टिंग करता है गवर्नमेंट को, सो दैट गवर्नमेंट को टाइमली इंफॉर्मेशन मिलता रहे और हम सारा रूल्स रेगुलेशंस कंप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर, और कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में टू द गवर्नमेंट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस। क्या दिक्कत है, क्या डिमेरिट्स है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का। ठीक है, सबसे पहला, बहुत पैसा लगता है, एक्सपेंसिव है, तो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन को इसको इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट को एस्टिमेट करना, एलोकेट करना, डिवाइड करना बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, इसमें एक्सपर्ट्स का जरूरत पड़ेगा और बहुत बड़ा टीम लगेगा, जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है और बहुत एक्सपेंसिव होगा ये। ठीक है, इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज एनालिसिस, एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन क्या होता है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए एब्जॉर्प्शन वर्ड को छोड़ दो, इसका अभी समझो। एनालिसिस करना और कॉस्ट को एलोकेट करना मतलब डिवाइड करना रिक्वायर्स कंसिडर अमाउंट ऑफ एडिशनल वर्क, बहुत समय लगता है जिसके वजह से पैसा भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इंप्लीमेंट करना बहुत बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, जो कि छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। एक तो रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है कंपैरिजन करना। एक तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल ही रहा था, जो हम सेमेस्टर नंबर 1 में पढ़े थे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, ये सब, और एक दूसरा अकाउंटिंग है जो अभी हम स्टार्ट किए हैं, नाम है उसका कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों का प्रॉफिट भी अलग अलग आता है, दोनों में प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग आ जाता है। तो इन दोनों को कंपेयर करना और फाइंड आउट करना कि क्या डिफरेंस है और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में अलग अलग क्यों है, ये रिकॉन्सिलिएशन बोलते हैं इसको। और ये कंपैरिजन करना बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बहुत डिफिकल्ट और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसीलिए रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ता है
किसके किसके बीच में, फाइनेंशियल और कॉस्ट के बीच में, विच इज अ वेरी लेंदी एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। क्लियर है? द रिजल्ट शोन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग डिफर्स, अलग होता है, फ्रॉम दोज शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Thus, preparation of reconciliation statement is necessary to verify their accuracy. दोनों में प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग आ जाता है, इसलिए रिकॉन्सिलिएशन का जरूरत पड़ता है और रिकॉन्सिलिएशन करना डिफिकल्ट टास्क होता है, इसीलिए ये भी वन ऑफ द लिमिटेशंस है कॉस्ट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। हम जबरदस्ती देखो दो तो सेट ऑफ बुक्स बना रहे हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर और दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर। बहुत सारे चीजें जो है इन दोनों में क्या है, कॉमन है, सेम है, तो डबल मेहनत हो रहा है हमारा। आधा चीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में सेम ही है, 90% सेम है, तो दो दो बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, एक बार कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो डबल मेहनत, डबल वर्कर, डबल टाइम एंड डबल पैसा लगेगा उसमें। क्लियर है? तो इट रिजल्ट्स इनटू डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। इट इन्वॉल्व्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एज ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मेंटेन टू set of accounts, one for financial accounting and second for cost accounting. Clear है? This is all about limitations of cost accounting. हम आज के क्लास में क्या क्या देखे, सबसे पहला हम शुरू किए थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से, फिर हम पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और फिर अभी हम यहाँ पे देखे लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं होप करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे नोट्स, वीडियोस, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। एक व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अपने कॉलेज का नाम उस पर अगर मैसेज करोगे तुमको उस कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, सो दैट तुमको एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन टाइमली मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।